Good morning everyone. Welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about our book Flamingo, second chapter Lost Spring. Lost Spring जो है इसमें राइटर कौन है? इसमें राइटर है एनिस जुंग। एनिस जुंग के द्वारा ये जो लेसन है ये लिखा गया। देखो लेसन का नाम क्या है, हमारे लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग होता स्प्रिंग सीजन जब होता है तो अच्छा मौसम के लिए मतलब जाना जाता है। लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग यहाँ पर जो स्टोरीज है इसमें स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यहाँ पर चाइल्डहुड लॉस्ट स्प्रिंग मतलब बचपन छीन लिया गया उन बच्चों का। यहाँ पर जो इस लेसन में दो स्टोरी दिखाई गई है, टू स्टोरीज हैं, दो बच्चों की अलग अलग स्टोरी है। और एक में है जो साहिब नाम का एक बच्चा है उसकी स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, और सेकंड है आई वांट टू ड्राइव ए कार। यहाँ पर इसमें टू स्टोरीज दी गई हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग करेक्टर हैं। फर्स्ट स्टोरी इस चैप्टर में हम करेंगे। चैप्टर से पहले हम थोड़ा सा जो राइटर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एनिस जंग जो है उनका जन्म हुआ था राउरकेला में और उन्होंने अपना बचपन और अडल्सेंस उन्होंने हैदराबाद में स्पेंड किया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ पर ली है? एजुकेशन उनकी हैदराबाद में और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उनकी एजुकेशन हुई है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। एनिस जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। जो उनके पेरेंट्स थे वो भी मदर और फादर दोनों क्या थे? राइटर थे। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी एज ए राइटर ही की है और इंडिया में। सी हैज़ बीन एन एडिटर कॉलमनिस्ट थी और फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। वो कॉलम होते हैं ना, कॉलम लिखते हैं जो न्यूज़पेपर में, और एडिटर उन्होंने काम किया है इंडिया में भी अब्रॉड में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और वो बहुत सारे बुक्स की राइटर भी हुई हैं, ऑथर भी हुई हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पर जो है लॉस्ट स्प्रिंग उनका चैप्टर हम रीड करेंगे। हेयर सी एनालिसिस द ग्रेनिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दी चिल्ड्रंस टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। मतलब यहाँ पर जो है इसमें हम क्या करेंगे, उन बच्चों के बारे पढ़ेंगे जो किस प्रकार गरीबी में जीते हैं और गरीबी के कारण उनका बचपन उनसे छीन लिया गया है। उनका बचपन क्या है? लॉस्ट, गुम हो गया है उनका चाइल्डहुड। अब इसमें जो फर्स्ट स्टोरी है वो समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज। कभी कभार मुझे गार्बेज में 1 रुपये मिल जाते हैं। मतलब कहीं क्या कहता है साहिब कि मुझे कई बार 10 का नोट भी मिल जाता है गार्बेज में, और वो किसके बराबर लगता है? गोल्ड के समान लगता है। और बहुत खुशी होती है जब हमें गार्बेज में क्या मिलता है? समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी। वाइड इसमें क्या है? साहिब नाम का, क्या लड़के का नाम क्या है? साहिब। और किस प्रकार वो गरीबी में जीता है और किस प्रकार अपनी गरीबी को दिखाते भी नहीं है। जैसे उनके पैरों में जब चप्पल नहीं होती तो उससे ये नहीं कहते कि हमारे पास चप्पल नहीं है या शूज नहीं है इसलिए हमने नहीं डाल रखे, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे पास हमारी तो ट्रेडिशन है कि हम नंगे पैर घूमना हमारी क्या है? ट्रेडिशन है। अपनी गरीबी को छुपाने के लिए उसे ट्रेडिशन का नाम वो दे देते हैं। और किस प्रकार मतलब स्कूल उनकी पढ़ने की इच्छा होती है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन कुछ के लिए सर्कमस्टेंसेस ही नहीं होती। उनके पिता उनके पेरेंट्स उनके लिए वो उनको अच्छे एजुकेशन एफर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके मन में पढ़ने की इच्छा बहुत होती है। इसी प्रकार साहिब की भी हम यहाँ पर स्टोरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार वो बच्चे में पढ़ने के लिए भी लगन है। वो किस प्रकार जो हमारी राइटर है एनिस जंग जब वो उनसे बात करती है तो किस प्रकार वो बताता है कि आप अगर आप स्कूल खुलवा दोगे तो वो कहती है कि तुम स्कूल नहीं जाते, अगर आप खुलवा दोगे तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। मतलब वो उसे जब पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते तब वो उनसे आंसर करता है कि आप अगर स्कूल खुलवा दोगे तो मैं चला जाऊंगा स्कूल में, ठीक है। अब हम स्टोरी जो लेसन की एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन करेंगे। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब when whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters.
मटर्स होता बुड़बुड़ाना, बोलना, मतलब थोड़ा सा कम आवाज में। लुकिंग अवे, गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब जो आई है यहाँ पर कौन है? एनिस जंग। जो एनिस जंग है वो नरेटर, जो नरेटर भी है आई उन्हीं ने यूज किया है कि मैं पूछती हूँ उनसे, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, मतलब गार्बेज में कूड़ा क्यों बीनते हो। आई आस्क्ड साहिब, जब मैंने साहिब से पूछा जो मुझे कहाँ मिलता था, आई एनकाउंटर, जो मुझे कहाँ मिलता था अचानक से, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिस चीज़ की हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें कौन मिलेगा, जैसे ही मिल जाना, मतलब आकस्मिक रूप से मिल जाना। जब मुझे मिलता है क्या करते हुए, कूड़ा इकट्ठा करते हुए, स्क्रॉन्जिंग, 4 गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, कूड़े के ढेर से सोना इकट्ठा करते हैं वो, ठीक है, कूड़ा कचरे में से क्या इकट्ठा करते, खोजते हैं सोना। गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही। स्क्रॉन्जिंग क्या होता है? स्क्रॉन्ज होता है खोजना, सर्च करना या इकट्ठा करना, कि कहाँ से? गार्बेज डंप से। गार्बेज डंप्स मीन्स जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर कूड़ा कचरा जब इकट्ठा होता है, सारे मोहल्ले का या गली का हम बोल सकते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम, साहिब ने अपना घर, मतलब उन्होंने अपना घर लंबे समय से छोड़ दिया था। कहाँ पर था उनका घर? सेट अमिडेस्ट, अमिडेस्ट होता है मध्य में, बीच में, इन द मिडल्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, मतलब ढाका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में उनके ग्रीन फील्ड्स के बीच, हरे भरे खेतों के बीच उनका घर था। लेकिन अब ज़्यादा मतलब डिस्टेंट मेमोरी, ज़्यादा दूर की बातें नहीं हैं, थोड़े दिन पहले की बातें हैं। देर वहाँ पर क्या आते थे, बहुत सारे तूफान आते थे और स्वेप्ट अवे, मतलब बहा कर ले जाते थे उनके फील्ड्स को और उनके होम को। उनकी जो खेती थी, जो अनाज वगैरह बोते थे, मतलब जो फसल उगाते थे, उनको जो स्टॉर्म आते थे वो बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, ये किसने बताया था साहिब को? उसकी मदर ने। इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया था बहुत दिन पहले ही, और अब वो जहाँ पर वो अब रहते हैं बिग सिटीज़ में, वो यहाँ पर क्या करने आए हैं? सोना इकट्ठा करने। कहने का मीन्स है कि यहाँ पर वो अपनी आजीविका चलाने के लिए बड़े नगर में सोने की खोज में यहाँ पर वो आए थे, जहाँ पर वो रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? वो सीमापुरी में, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। ही मटर्स, मतलब मुझे तो यही काम आता है, मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। ही मटर्स, वह बुड़बुड़ाता है। मटर क्या होता है? टू स्पीक इन ए वेरी क्वाइट, मतलब बिल्कुल धीरे से बोलना। गो टू स्कूल, तो स्कूल चले जाओ। आई से ग्लिबली, ग्लिबली होता है मतलब ऐसे ही फुसलाते हुए, मतलब हम बोल देते हैं ना कि ऐसे क्यों नहीं कर लेती तुम, ऐसे हम फ्री की एडवाइस तो बहुत दे देते हैं। ऐसे ही बाद में ऑथर को, नरेटर को, ऑथर को ये रियलाइज़ भी होता है कि ये मैंने कैसा होलो, मतलब ये मैंने कैसा उसे खोखला सा होलो एडवाइस दिया है, मतलब जिसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि उनके पास स्कूल ही नहीं, पैसे नहीं है, कैसे जाएंगे स्कूल। तो जल्दी ही राइटर को ये एहसास हो जाता है कि मैंने जो एडवाइस दिया है कितना होलो है, खोखला है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे ही मजाक जैसा लगता है कि इस गरीब का मजाक कर लिया है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब वो क्या कहता है कि मेरे पड़ोस में तो यहाँ कोई स्कूल है ही नहीं। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब आप बनवा दोगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करा दूँ तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक सा करते हुए पूछा। किसने? एनिस जंग ने। यस ही से स्माइली ब्रॉडली, हाँ हंसते उसने कहा हाँ क्यों नहीं जाऊंगा स्कूल। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, अब जब वो थोड़े दिन के बाद जाती है ना, ऐसे ही जब वो उसे मिलता है तो भागता हुआ आता है, और उसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इज योर स्कूल रेडी, जो आपने बोला था कि आपका स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई सी एम्ब्रेस्ड, अब उसे शर्म आती है, मतलब क्या होलो उसने एडवाइस दिया था उसे और बोला था कि स्कूल बनवाऊँ, उसने तो वैसे ही मजाक में बोला था, वो बच्चा तो सीरियस ले गया था। तो उसने क्या पूछा कि आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया, तो वो कहती है, मतलब शर्म से महसूस होते उसने बोला इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड, कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंट, अब उसे शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे प्रोमिस पर जिसका कोई मीनिंग ही नहीं था। बट प्रोमिस इज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, अब लेकिन ऐसे ही वायदे उनके अंधेरे संसार में उनसे बहुत किए जाते हैं। ऐसे ही मतलब जैसा प्रोमिस होलो प्रोमिस राइटर ने उनके साथ किया था, ऐसे ही वायदे उनके साथ, ऐसे ही प्रॉमिस संसार के हर कोने में उनसे किए जाते हैं। ब्लैक मीन्स
मतलब ऐसे होपलेस, ब्लैक होपलेस, ब्लैक वर्ड होपलेस। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, बहुत महीनों के बाद जब उसके साथ अच्छी सी जान पहचान हो जाती है, आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैं उनसे उसका नाम पूछती हूँ, साहिब ए आलम। तो उसने क्या नाम बताया अपना, साहिब आलम, ठीक है, साहिब आलम। ही अनाउंसेज, ही डजंट नो वट इट मीन्स, वो इसका मीनिंग नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या उसके जो नाम था उसका अर्थ क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन उस बच्चे को अपने नेम का मीनिंग नहीं पता था। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और जब मैंने उसे बताया तो उसने बड़ी मुश्किल से बिलीव किया इस बात पर कि उसके नाम का जो मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम के मीनिंग से अनभिग, अनअवेयर मतलब बिना जाने हुए, रोम मीन्स घूमता इधर उधर, ऐसे ही वो स्ट्रीट में गलियों में घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, कैसे नंगे पैरों वाले बच्चों की आर्मी, मतलब ऐसे बहुत सारे नंगे पैरों मतलब पैदल जो बच्चे घूमते हैं, नंगे पैर जिनके होते हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती, ऐसे ही जो सुबह के टाइम आते हैं, दिखते हैं और डिसपियर और गुम हो जाते हैं दोपहर के टाइम। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मतलब एक महीने में, मतलब ओवर द मंथ से महीना होने के बाद वो अच्छे से एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो वो ये नहीं कहता कि मेरे पास चप्पल नहीं, वो कहता मेरी चप्पल है ना सेल्फ अलमीरा पे रखी हुई है, सेल्फ पे रखी हुई है, लेकिन मेरी माँ उन्हें उतार के नहीं देती, मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं चप्पल नहीं डाल रहा। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एक ने उनमें से आंसर दिया, मतलब हंसे पूछा था कि इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड अनदर, उनमें से एक किसी ने और ऐड कर दिया एक बात को, इस बात में एक चीज़ को ऐड कर दिया कि अगर वह सी मीन्स मदर के लिए यूज, सी डिड अगर वो ऐसा कर भी देती, मगर अगर वो अलमीरा से उतार भी देती ना, विल थ्रो दैम ऑफ, तो फिर भी हम उसे फेंक देना था। हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और जिसने ये बात बोली थी ना, उसने कैसे शूज़ डाले हुए थे, ऐसे जो आपस में मैच भी नहीं करते थे, मतलब दोनों पैरों में अलग अलग शूज़ थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, मतलब ऐसे ना अपने पैरों को थोड़ा हिलाता है वो, लेकिन कुछ नहीं कहता, ठीक है। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, अब उनमें से एक थर्ड बच्चा बोलता है कि मुझे ना जूते चाहिए, शूज चाहिए, थर्ड बॉय, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अब तक हु हैज़ नेवर ओन्ड, उसके पास एक जोड़ी जूते भी नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, जो वो कहती है कि जब मैं संसार में ऐसे ही जगहों की यात्रा करती हूँ कंट्री में, तो ऐसे ही हाँ कंट्री देश में जो यात्रा करते हुए तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जो कैसे होते हैं, नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज ऑन विलेज रोड, सिटीज़ में भी और विलेज रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू से बेयरफुट, वो ये नहीं कहते कि हमारे पास पैसे की कमी है, बट ए ट्रेडिशन टू से, क्या है, ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक की एक्सप्लेनेशन थी कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी क्या है, परंपरा है नंगे पैर घूमना। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक्सक्यूज है क्या करने का, अपनी पॉवर्टी को किसके सामने बखान करें, ठीक है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उसको छिपाने के लिए ये क्या है, जो चीज़ स्थायी परपेचुअल होता है, कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, परपेचुअल क्या होता है, कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ऐसी स्टेट मतलब गरीबी की स्थिति को छिपाने के लिए क्या होता है, एक्सक्यूज होता है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, अब वो कहती है मुझे ना एक स्टोरी ऐसे ही याद आती है, अब वो बता देती है, उदीपी नाम जगह की है और वहाँ पर एक आदमी की स्टोरी है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रेस्ट, एक मतलब यंग बॉय, एक जवान सा लड़का था, यंग बॉय था, और वो स्कूल जाता था, और उनके जो स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल, ठीक है, टेम्पल वेयर हिज फादर, एक टेम्पल के पास ही स्कूल जाता, और हिज फादर, जहाँ पर उस टेम्पल में उसके जो फादर थे वो एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, अब वो डेली ना जब स्कूल जाता था, टेम्पल के पास स्कूल था,
तो वो डेली वहाँ पर रुकता और भगवान को किसके लिए प्रे करता, भगवान से हाथ जोड़कर प्रे करता कि उस ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी के लिए। 30 years later I visited his town and the temple। अब वो कहते हैं जब पहले गई थी जैसे नरेटर वहाँ पर, ठीक है, ऑथर, फिर 30 years later जब वो जाती है वहाँ पर विजिट करती है उसी टेम्पल और टाउन पे, विच वाज नाउ राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। अब जो खंडर बन चुका था, मतलब जो टेम्पल था वो खंडर बन चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड इन द न्यू प्रीस्ट, और वहाँ पर है ना एक क्या आ गया था, नया पुजारी अब वहाँ पर आ गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज। जब वहाँ पर एक यंग बॉय बैठा था जो ग्रे यूनिफॉर्म डाले हुए था, जिसने सॉक्स और शूज दोनों डाले हुए थे, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। अब उस बच्चे को देखकर ऑथर क्या कहती है कि मुझे है ना मुझे याद आया कि भगवान ने शायद उस लड़के की प्रेयर सुन ली, ठीक है, एंड अब उसके पास फाइनली उसने गोट कर लिया, गेट की सेकंड फॉर्म गोट कर लिए हैं क्या, पेयर ऑफ शूज। लेट मी नेवर लूज देम। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब जो यंग बॉयज था, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, उस बच्चे के उस सन ऑफ द प्रिस्ट, उस प्रिस्ट के सन के जैसा ही था जिसने अब जूते डाले हुए थे, मतलब। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड्स रिमेन शूजलेस। मतलब उस ऐसा लगता था कि जो यंग बॉय था वो उस पुजारी के बेटे के जैसा ही लग रहा था, ठीक है, जिसके पास पहले सूज नहीं थे लेकिन अब उसके पास सूज थे, उस बच्चे के पास सूज थे। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत से रैग पिकर्स ऐसे हैं, बहुत से कूड़ा बीनने वाले ऐसे होते हैं। रैग पिकर्स कौन है, पर्सन्स गैदरिंग वेस्ट, जो वेस्टेज इकट्ठा करते हैं ना, जो कूड़ा बीनते हैं। हमारे पड़ोस में जो ऐसे रैग पिकर्स हैं जिनके पास जो हमेशा कैसे रहते, शूजलेस रहते, जिनके पास कभी भी जूते नहीं होते, चप्पल नहीं होती जिनके पैरों में। माई एक्वेंटेंसेज, एक्वेंटेंसेज जो होता नोविंग पर्सन, मतलब जिस आदमी को हम जानते हैं अच्छे से लेकिन फ्रेंड्स नहीं होता। माई एक्वेंटेंसेज विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली yet miles away from it, metaphorically। Those who live here are squatters who came from Bangladesh बैक इन 1971। अब वो जो ऑथर है, बोलिए। माई एक्वेंटेंसेज, वो कहते हैं कि जो मेरी जान पहचान है ना, जो सीमापुरी के जो रैग पिकर्स है वहाँ पर मुझे सीमापुरी तक ले जाती है, जो रैग पिकर्स के साथ जो मेरी जान पहचान है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक जो सीमापुरी है वो एक दिल्ली के बाहर का इलाका है। यहाँ हम कह सकते हैं कि मेटाफोरिकली हम अलंकारिक रूप से कहें कि बहुत मीलों दूर। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, यहाँ पर जो रहते हैं ना वो स्क्वेटर्स है, मतलब जो यहाँ पर रहते हैं वो अवैध रूप से रहते हैं, ऐसे ही बाहर से बस गए यहाँ के, कहाँ से, बांग्लादेश से। और जो बांग्लादेश से कब आए हैं, 1971 में। चला ले। साहेब्स फैमिली जो अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देम ए वाइल्डनेस, जब वो आए थे यहाँ पर साहेब का परिवार, तो सीमापुरी जो था एक उजड़ सा स्थान, मतलब खाली सा स्थान पड़ा था ऐसे ही। इट्स स्टिल इज बट एम्प्टी,